किसी भी अरब मुल्क में मशरिक़ वस्ता में ऑर्गेनाइज किया जाने वाला पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप एक ऐसा इवेंट जिसे शायद फील्ड के अंदर और उसके बाहर कई अपसेट्स के लिए याद रखा जाएगा। कई माहिरीन तो कहते हैं कि ये शायद अब तक का बेहतरीन वर्ल्ड कप था। तो क्या कतर ने इब्तिदाई तनकीद के बावजूद इस वर्ल्ड कप से जो वो हासिल करना चाहता था वो हासिल कर लिया? मेरा नाम आलिया नाज़की है और आप BBC उर्दू का प्रोग्राम सरबीन देख रहे हैं। कतर में होने वाला वर्ल्ड कप खत्म हो गया, अर्जेंटीना जीत भी गया, मेसी ने अपने फुटबॉल वर्ल्ड कप ड्रीम को पूरा भी कर दिया। ह्यूमन राइट्स, वर्कर्स राइट्स के बारे में कतर पर होने वाली तनकीद अपनी जगह और इसका भी प्रोग्राम में जिक्र करेंगे, लेकिन दुनिया भर की ही तरह पाकिस्तानी फुटबॉल फैंस के लिए भी पूरा वर्ल्ड कप, खास तौर पर फाइनल, उफ। इस वर्ल्ड कप का एटमॉस्फेयर कंपेयर टू एनी वर्ल्ड कप बिल्कुल डिफरेंट था, सबसे बेस्ट एटमॉस्फेयर था। एक आपके पास थ्रिलर आता था। इस वर्ल्ड कप को देख के मेरे अंदर एक थ्रिल आती थी, एक्साइटमेंट होती थी जब छोटे नेशंस को मैं देखता था कि वो बड़े बड़े नेशंस को बीट कर रहे होते थे। जब मैं देखता था कि मेसी 5 प्लेयर्स को इकट्ठा ड्रिबल करके गोल मारता था। जब मैं देखता था कि न्यू एंड अपकमिंग प्लेयर्स लाइक एम्बापे अपना ट्रू पोटेंशियल एंड टैलेंट शो कर रहे थे। तो ऐसा वर्ल्ड कप मैंने फर्स्ट टाइम अपनी पूरी लाइफ में देखा था। एंड मैंने 2010 का वर्ल्ड कप भी देखा है, 2014 का भी देखा है, 2018 का भी देखा है। बट आई कैन सेफली से कि कतर ने जितनी भी कंट्रोवर्सीज थी वो सारी ख़त्म कर दी और ये प्रूव किया कि इन दी एंड कंट्रोवर्सीज मैटर नहीं करती। व्हाट मैटर्स इज द फुटबॉल बीइंग प्लेड। तो पाकिस्तानी फैंस को ये फुटबॉल वर्ल्ड कप इससे पहले के टूर्नामेंट से किस तरह मुख्तलिफ लगा? मुझे लगता है कि ये सबसे कामयाब तरीन वर्ल्ड कप हुआ है तारीख का। लोगों को अतर दिए गए, शर्ट्स दिए गए, कतर का झंडा दिया गया। सो दैट इज़ दे आर प्रमोटिंग आवर कल्चर, दे आर प्रमोटिंग इस्लाम। दुनिया के अंदर मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक नेगेटिव इम्पैक्ट बना हुआ है, उस चीज़ को इन्होंने ख़त्म किया है। और कतर ने मनवाया कि वो अपने एक फीफा के लिए अपने रूल्स जो हैं वो नहीं तोड़ेंगे। उन्होंने बाकायदा पूरे अपने ग्राउंड्स वगैरह बनाए और ग्राउंड जिस तरह उन्होंने बनाए, हम सब ने देखा कि अब तक के सबसे अच्छे ग्राउंड्स उन्होंने बनाए हैं। कतर के अंदर मुनक्कद करने का फ़ायदा ये हुआ है कि इस्लामिक कंट्रीज़ के अंदर भी जो है वहाँ पे जो है फुटबॉल के अंदर एक लगन पैदा हुई है, ख़ुसूसी तौर पर पाकिस्तान के अंदर भी। बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था कि कतर जैसा छोटा मुल्क इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता, अगर कर भी ले तो इतना अच्छा उसको मैनेज नहीं कर सकेगा। लेकिन कतर ने अपना पूरी दुनिया में नाम बनवाया है ये इवेंट मैनेज करके और उसको इतनी वाइड रेंज पे अच्छा साबित करके। अच्छा, मिडल ईस्ट में मुनक्किद होने वाले इस पहले फुटबॉल वर्ल्ड कप के स्केल का अंदाज़ा लगाने के लिए आइए ज़रा क्विकली कुछ नंबर्स पर नज़र डालते हैं। इस इवेंट पर मजमूई तौर पर $200 बिलियन खर्च हुए। दुनिया की 32 बेहतरीन टीमों के दरमियान मुकाबलों के लिए 7 शहरों में 8 स्टेडियम तामीर किए गए और गैर मुल्की फुटबॉल शायकीन की रिहाइश के लिए होटलों के अलावा 1,30,000 आर्जी कमरे बनाए गए। लेकिन इन बड़े बड़े नंबर्स के पीछे काफ़ी कंट्रोवर्सीज भी थी। ये एक ऐसा वर्ल्ड कप था जिसमें तनाज़े पहले शुरू हुए और मैच बाद में। कभी इंसानी हुकूक पर बात हुई तो कभी स्टेडियम्स की तामीर में मजदूरों के इस्तेहसाल पर तनकीद हुई। LGBT राइट्स भी डिस्कस हुए और स्टेडियम्स में शराब पर पाबंदी ने कुछ लोगों को मायूस भी किया। लेकिन जब मैच शुरू हुए और कई बड़े अपसेट हुए तो लोगों की तवज्जो सिर्फ खेल की तरफ हो गई। बहस पीछे रह गई, खेल आगे निकल गया। शानदार स्टेडियम्स, जबरदस्त माहौल, बेमिसाल सहूलतें और दुनिया भर से आए हुए लाखों शायकीन, सबने मिलकर इस वर्ल्ड कप को यादगार बना दिया। ओपनिंग और क्लोजिंग तकरीबात को बहुत क्रिएटिव तरीके से डिजाइन किया गया था, जिनमें कतर ने अपने अरब कल्चर और अपने अंदाज के लिबरलिज्म को उजागर किया। खैर, लेकिन ये बात भी सच है कि वर्ल्ड कप से पहले और इसके दौरान तारीफ के साथ साथ LGBTQ राइट्स और वर्कर्स राइट्स के बारे में बहस जारी रही। ह्यूमन राइट्स वॉच की रोसना बेगम ने ट्विटर पर लिखा कि इस फुटबॉल वर्ल्ड कप की जो भी कामयाबियां हों, इसकी नॉन फुटबॉल लेगेसी से इनकार नहीं किया जा सकता, माइग्रेंट वर्कर्स से बदसलूकी और इस्तेहसाल की लेगेसी। दूसरी तरफ तलहा डार ने लिखा कि तारीख का सबसे बेहतरीन वर्ल्ड कप कतर में हुआ, सबसे बेहतरीन फाइनल भी एक मुसलमान मुल्क में। मगरबी मीडिया को अपनी तनकीद वापस लेनी होगी। और सहाफ़ी मेहदी हसन ने लिखा कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं बेहतरीन वर्ल्ड कप फाइनल अटेंड कर सका। तो कतर इस वर्ल्ड कप के जरिए जो हासिल करना चाहता था, क्या वो इस मकसद में कामयाब हुआ?
قطر کا مقصد جو بنیادی طور پہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ اس چھوٹے سے ملک کو دنیا کے نقشے کے اوپر لے آئے، اور اس نے یہ مقصد بخوبی حاصل کیا۔ پچھلے 10 سے 12 سال کے دوران جب سے اس کو یہ رائٹس ملے اور جب اس نے یہ ایونٹ آرگنائز کروایا، اس کے دوران اس نے بہت سی کنٹروورسیز جو ہیں وہ بھی سامنے آئیں، جن میں ہیومن رائٹس ایشوز اور لیبر رائٹس کے ایشوز تھے، اس نے ان کو بھی سروائیو کیا، اور اس دوران اس نے اپنے اکنامک انفلوئنس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنا پولیٹیکل انفلوئنس جو ہے اس کو بھی بہت زیادہ انہانس کیا۔ 1 مہینے کے لیے قطر پوری دنیا کا توجہ کا مرکز بنا ہوا تھا، تو اس نے دنیا کو یہ دکھایا کہ وہ کیا کچھ آفر کر سکتا ہے دنیا کے لیے، تو یہ اس کی پولیٹیکل اسٹرینتھ اور اس کی پولیٹیکل کلاؤٹ اور اس کی اکنامک کلاؤٹ دونوں کے لیے بینیفیشل ہوگا۔ آپ اس کی انفلوئنس کا اندازہ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ ورلڈ کپ کے فائنل میچ میں 2 سپر سٹارز کلین امباپے جو فرانس کی طرف سے کھیل رہے تھے اور لیونل میسی دونوں پی ایس جی کلب کے لیے کھیلتے ہیں، اور پی ایس جی کو قطر اون کرتا ہے۔ فٹ بال ورلڈ کپ جیسے ایونٹس 2 دھاری تلوار کی طرح ہوتے ہیں، آپ پر جیسے ایک سپاٹ لائٹ شائن کی جاتی ہے۔ ایک طرف قطر نے اس روشنی کے نیچے ورلڈ سٹیج پر اپنا نام اور پہچان ضرور بنائی، لیکن دوسری طرف اس سے کچھ ایسے پہلو بھی سامنے آئے جو قطر کے حق میں نہیں تھے۔ ورلڈ کپ تو ہو گیا اور قطر نے کافی حد تک اپنے مقاصد حاصل بھی کر لیے، اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ورلڈ کپ کے بعد قطر میں ہیومن رائٹس اور ورکرز رائٹس کے بارے میں جو کنورسیشن شروع ہوئی وہ جاری رہے گی، اس کا کوئی مثبت اثر بھی پڑے گا یا نہیں۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور پروگرام کا لنک اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور آپ سیربین کی پرانی قسطیں دیکھنا چاہیں تو یہاں کلک کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں۔